नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आप पारू चौधरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शेयर कर दो दोस्तों के साथ। अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जल्दी से शेयर कर दो। कुछ ही लोग हैं, अभी कम है, जल्दी से शेयर कर दो। ओके। नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ओके, जाट जी कमेंट करें, ऑल फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू। मेरा काम तुम कर रहे हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर करो, कल जितने स्टूडेंट नहीं है शेयर करो एक बार। कल से 2 घंटे क्लास होगी आपकी। जब तक एग्जाम होगा 2 घंटे क्लास होगी, और एग्जाम वाले दिन भी टाइम देख के सुबह अरेंज करने की कोशिश करेंगे। 2 घंटे क्लास होगी कल से आपकी। मतलब 2 मॉडल पेपर, पौने 2 घंटे की हो सकती है, 1 घंटे 40 मिनट के आसपास। क्या रहना कल से 3 से 5, 3 से 5 फिक्स 3 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखें आज का पहला क्वेश्चन। कलर। ओके, पहला क्वेश्चन देखें। चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। क्वेश्चन है, द टीचर वॉज टू एंग्री। टीचर इतना नाराज था दैट की सी लेफ्ट द क्लासरूम, कि उसने क्लासरूम छोड़ दिया। फीमेल है, सी है। टीचर नाराज है इसलिए उसने क्लासरूम छोड़ दिया। हमको क्या बताना है कि इस सेंटेंस जैसा अर्थ नीचे कौन सा दे रहा है। और ये थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि इसमें माइन्यूट सी गलतियां निकलेंगी, है ना। छोटी छोटी कमी ऑब्जर्व करनी है हमें। हिंदी अर्थ देखें सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन है, द टीचर वॉज वेरी एंग्री। टीचर बहुत गुस्से में था, नाराज था। दैट सी लीव द क्लासरूम, इसलिए कि उसने क्लासरूम छोड़ दिया। हिंदी अर्थ ये बता रहा हूं मैं, है ना। बाकी इसमें काफी सारी गलतियां हैं। यहां देखो कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये। दैट जब कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त होगा तो इसका अर्थ होगा कि। जब बीच में आएगा तो कंजंक्शन होगा, शुरू में आएगा तो प्रोनाउन होगा डेमोन्स्ट्रेटिव। इसका अर्थ होगा तब वह, जिसका यह। तो यहां देखो गलतियां ढूंढे, कई सारी गलतियां हैं यहां। सी के बाद लीव नहीं आता है, सी लीव्स आता है। ये देख के भी आप गलत साबित कर सकते हो इसे। इतना पकड़ा और छोड़ दिया, आगे के ऑप्शन पे बढ़े। दूसरी गलती, टेंस में आ जाओ आप। ये वाला सेंटेंस जो पहला वाला क्लोज है यहां तक, ये पास्ट में है, वॉज लग रही है, तो फिर ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है। लीव्स भी हो जाए फिर भी गलत है ना। दो गलती। तीसरी बात, यहां दैट नहीं आएगी, नहीं आएगी। द टीचर वॉज वेरी एंग्री, टीचर बहुत नाराज थी इसलिए उसने क्लास छोड़ दी। कंजंक्शन बताए थे मैंने आपको 4 तरह के, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव लिखाए भी थे। लास्ट वाला था इलेटिव। परिणाम बताने वाले कौन कौन से आएंगे। शो आएगा, हेंस आएगा, है ना। देयरफॉर आएगा, इस पहले लिख लेना। देंस आएगा, हेंस में टी और जोड़ दे, देंस आ जाएगा।
इसलिए, चारों का अर्थ होगा इसलिए। टीचर नाराज था इसलिए क्लास छोड़ दी, कारण या परिणाम पे आधारित है, रिलेटिव आएगा, सो आएगा तो सही था, हेंस देयरफॉर देंस आ जाता तो सही होता, अगर यहां लेफ्ट भी होता इसकी सेकंड फॉर्म होती तो सही होता। यहां तो गलतियां ही गलतियां हैं। सेकंड देखें, द टीचर वाज सो एंग्री, टीचर इतना नाराज था, दैट सी लेफ्ट द क्लासरूम, कि उसने क्लासरूम छोड़ दिया। ये मैच करता है पहले से, पहले वाला देखें, द टीचर वाज टू एंग्री, टीचर इतना नाराज था, दैट सी लेफ्ट द क्लासरूम। देखो टू को रिप्लेस कर रहा है सो, यही अंतर है पहले में और दूसरे में, और टू और सो का एक ही यूज होता है कंजंक्शन के रूप में, तो ये सही है। अभी तीसरा देखना है कि गलत क्यों है। द टीचर वाज टू एंग्री, टीचर इतना नाराज था, एंड यहां एंड गलत है, एंड सी हैड लेफ्ट द क्लासरूम, और वो क्लासरूम छोड़ चुका था, वही एंड नहीं आएगा, शो देंस देयरफॉर हेंस ये आएगा। द टीचर वाज टू एंग्री, इतना नाराज था और क्लासरूम छोड़ दिया, नहीं बैठ रहा है। नीचे वाला देखें, ये गलत है, ऑप्शन सी। द टीचर वाज टू एंग्री, टीचर इतना नाराज था बट, अब देखो बट का यूज कर दिया, दूसरे नंबर का कंजंक्शन है, कुमुलेटिव पहला जोड़ने वाला, दूसरा होता है एडवर्सेटिव विरोध बताने वाले, एडवर्सेटिव में बट, यट, स्टिल, नेवरदलेस ये आएंगे, और ये जब आएंगे कंजंक्शन तो पहला सेंटेंस दूसरे का विरोध करेगा या दूसरा पहले का विरोध करेगा। जैसे उसके कम पढ़ने के बावजूद वो पास हो गया, पहला सेंटेंस क्या है कि वो कम पढ़ा, दूसरा क्या है कि वो फिर भी पास हो गया, फिर भी एग्जाम क्रैक कर लिया, तो इस तरह के विरोध वाले आएंगे। अरे नाराज था इसलिए क्लास छोड़ दी, यहां तो सिर्फ रिलेटिव आएगा, कारण या परिणाम बताने वाला, सो हेंस देंस देयरफॉर। तो हमें क्या नोट करना है, टू और सो का एक ही यूज है और यही एक जैसे अर्थ दे रहे हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें, अबेंडोन, ए बी ए एन डी ओ एन, एम नहीं है, अबेंडोन छोड़ना, ये पहले भी आ चुका है। सिनोनिम एंटोनिम पूछ रहा होगा इसका। क्लोजेस्ट इन मीनिंग, मीनिंग में क्लोजेस्ट कौन सा है, अर्थ में नजदीकतम कौन सा है, सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम बताओ कौन सा होगा, कमेंट करें एक बार। ओके देखें, ट्राई कोशिश करना बिल्कुल नॉर्मल सा वर्ड है, ज्वाइन किसी को ज्वाइन करना है ना, मैंने ऑल टाइम टॉपर ज्वाइन किया है, आपने भी कोई स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया होगा, कई बार मित्रों के पास बैठ रहे 10 लोग बैठे हैं, आप जा रहे हैं तो वो भी ज्वाइन करना है। फोरसेक, फोरसेक का मतलब वही छोड़ना, ये इसका सिनोनिम है। एडॉप्ट का मतलब अपनाना, अपनाना, गोद लेना भी होता है एडॉप्ट का मतलब, उसे भी अपनाते हैं। तो अबेंडोन छोड़ना, फोरसेक का मतलब भी छोड़ना। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट वर्ड, चूज द ऑप्शन विद वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट बताना है अर्थ में, एंटोनिम बताना है हमें। एंटेंगल का देखिए मैंने बताया था ना, वो छोड़िए आप, एंटेंगल उलझाना, ये मैं बता देता हूं, चलो बताओ आप कमेंट करके। उलझाना या फंसाना, एंटेंगल का मतलब अपोजिट बताना है। ठीक है, देखो एंटेंगल का मतलब है उलझाना या फंसाना। ट्विस्ट, ट्विस्ट कहते हैं, बात में ट्विस्ट आता है, क्राइम पेट्रोल आता है ना,
पहली बार में लगा हमें ये अपराधी है, लेकिन वो होता ही नहीं है, तीसरा चौथा निकलता है। दूसरी बार तो क्या ट्विस्ट आता है, बाद में ट्विस्ट आता है, कहानी में ट्विस्ट आता है, फिल्में ट्विस्ट वाली चल रही है। ट्विस्ट का मतलब फिजिकली मोड़ना भी होता है किसी चीज को, ऐसे ऐठन लगाते हैं ना, फिजिकली मोड़ना भी होता है ट्विस्ट का मतलब मोड़ना। अनट्विस्ट नहीं मोड़ना, सीधा का सीधा रखना। हुक टांगने की एक जगह होती है हुक। इम्पीड का मतलब स्टॉप, रोकना। एंटेंगल उलझाना, देखो मोड़ना से नहीं बैठेगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन एंटोनिम क्या होगा, अनट्विस्ट होगा। अनट्विस्ट का मतलब बिल्कुल सीधा है, लाइनिंग में है, जबकि ये एंटेंगल का मतलब तो फंसाना है। स्टॉप, इम्पीड का मतलब रोकना, ये बिल्कुल अलग हो गया, होके एक अलग ही चीज हो गई। अनट्विस्ट होगा इसका एंटोनिम, सिनोनिम ट्विस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग बतानी है। जब चारों एक ही मीनिंग को तोड़ मरोड़ के दिए हो ना, चारों को मत पढ़ना, मैं रोज कहता हूं, एक को देख लो कोई से, अच्छा एब्रीविएट है, बस पता चल गया एब्रीविएट है, अब लिख लो यहां, फिर चूज कर लेना। राम राम भाई कुणाल भरतपुर। अब ये बताएं कमेंट करके ये बताएं एब्रीविएट की मीनिंग। देखें, एब्रीविएट की होती है ABBREVIATE, एब्रीविएट। देखो जैसे शॉर्ट फॉर्म होती है ना, शॉर्ट फॉर्म, उसे एब्रीविएटेड फॉर्म कहते हैं। तो एब्रीविएट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, संक्षिप्त करना। छोटा बनाना, शॉर्ट करना। बाकी की तो गलत लिखती है, इनका तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट, पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, वन वर्ड बताना है। एक व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है और किताबों को पढ़ना उसे पसंद है, बताएं। फिलोलॉजिस्ट, बिब्लियोफाइल, मिसोगाइनिस्ट और मिसोलॉजिस्ट। ए, बी भी दे रहे हैं। देखें, जो किताबों से प्यार करता है, जैसे किताबें पढ़ना पसंद है, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी। अब ये देखें, फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाषाविद, किसी भाषा का विद्वान। पहले भी आ चुका है। लिंग्विस्ट, पहले लिंग्विस्ट आया था, सिनोनिम है इसका लिंग्विस्ट, LINGUIST, लिंग्विस्ट। ऑप्शन में लिंग्विस्टिक भी मिलेगा, लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान होता है, जबकि ये लिंग्विस्ट है। यही लिख लो, लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान होता है, LINGUISTIC, ये होता है भाषा विज्ञान। मिसोगाइनिस्ट, स्त्री द्वेषी, स्त्रियों से नफरत करने वाला। मिसोगाइनिस्ट, स्त्री द्वेषी। और मिसोलॉजिस्ट, विद्या द्वेषी, किसी की भी कला की बुराई करने वाला।
देखो, फिलोलॉजिस्ट मतलब लिंग्विस्ट, भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद, भाषा शास्त्री। बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग। मीसोगाइनिस्ट स्त्री द्वेषी, और मीसोलॉजिस्ट विद्या द्वेषी। अगला देखें, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ है भाई, देखें। एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के इस स्तर पर, when many nations are brought in close and vital contact, when many nations, जब बहुत सारे देश, are brought, लाए गए हैं, into, एक ही शब्द है, into, अलग अलग नहीं है, into एक प्रीपोजिशन है। एट दिस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के इस स्तर पर, when many nations, जब बहुत सारे देश, आर ब्रॉट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट में लाए गए, दो देश आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, एंड वाइटल कॉन्टैक्ट, और ज्यादा कॉन्टैक्ट में आए, मतलब वो कॉन्टैक्ट ज्यादा दिन चला, फॉर गुड एंड इविल, चाहे अच्छी बात के लिए कॉन्टैक्ट हो, चाहे बुरी बात के लिए, चाहे किसी कोई आपदा वगैरह आई हो, है ना, कोई डिजास्टर वगैरह आई हो उसके लिए, चाहे व्यापार वगैरह के लिए, दो देश आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। इट इज एसेंशियल, ये जरूरी भी है। एज नेवर बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दैट की देयर ग्रॉस इग्नोरेंस, की बढ़ती हुई अज्ञानता, ऑफ वन एनोदर, एक दूसरे की, शुड बी डिमिनिश्ड, उसे कम होना चाहिए, अज्ञानता को कम होना चाहिए, डिमिनिश कम होना या कम करना। दैट दे शुड बिगिन, कि उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड, समझने की, अ लिटिल, थोड़ा सा, ऑफ वन अनोदर्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, एक दूसरे के ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। दो देश हैं, उन्हें एक दूसरे के ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उनके बारे में जानना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। एंड रिजल्टिंग मेंटेलिटी, और उस इतिहास की वजह से जो उनकी मेंटेलिटी बनी है, मानसिकता जानी है दूसरे देश ने, उसके बारे में जानना चाहिए। भाई अगर किसी देश के बारे में जानना है कि उनकी कैसी मानसिकता है, तो हमें उनके इतिहास को पढ़ना होगा, तभी तो व्यवहार के बारे में बताएंगे कि ऐसा है ये वैसा है, उनकी हिस्ट्री पढ़नी होगी उनको जानने के लिए। इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, नीचे वाली लाइन दिख रही होगी ना, इट इज द फॉल्ट, ये गलती है, ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों की। देखो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग। इट इज द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, ये अंग्रेज लोगों की गलती है, फॉल्ट है। टू एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, दैट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, की दूसरे देशों के लोग, टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे, एज दे डू, जैसा कि वो कर रहे हैं। मतलब अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये सोचना अंग्रेजों की गलती थी, ये कहना चाहता है लेखक। टू पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशंस, किसके बारे में सोचा, वो कौन से व्यवहार के बारे में, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल जो मामले हैं उनके बारे में। आवर जेन्युइन गुडविल, आवर हमारी जेन्युइन गुडविल, वास्तविक जो सद्भावना है, एंड गुड इंटेंशंस, और जो अच्छे इरादे हैं, आर ऑफन ब्रॉड, वो अक्सर लाए जाते हैं, टू नथिंग,
नथिंग मतलब कुछ नहीं के लिए, मतलब हमारी जो सद्भावनाएं हैं, अच्छे इरादे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। मतलब हम अच्छे हैं, कितना भी अच्छा कर लें दूसरों के साथ, कई बार हमारे साथ भी गलत होता है, वो लोग ही नहीं करते सही हमारे साथ। बिकॉज वी एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लाइक अस। क्यों? इसका एक कारण भी है कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें पसंद करें। दिस वुड बी करेक्टेड इफ वी नो हिस्ट्री, और ये बात सुधर जाएगी। दिस वुड बी करेक्टेड, ये बात सुधर जाएगी इफ, यदि वी नो हिस्ट्री, हम हिस्ट्री जान लें। दूसरे के साथ अच्छा करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता हो, तो हम उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से पता लग जाएगा कि वो कैसा है। नॉट नेसेसरीली इन डिटेल, हालांकि हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देश के बारे में बात कर रहा है। बट इन ब्रॉड आउटलाइंस, बल्कि हिस्ट्री को क्या है, डिटेल में नहीं पढ़े, बल्कि आउटलाइंस में भी पढ़ ले, वो भी ब्रॉड मतलब व्यापक। व्यापक का मतलब यहाँ मोटी मोटी जो हेडिंग है उनको पढ़ लें, सारांश रूप में पढ़ लें। ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, हिस्ट्री कौन सी पढ़नी है? सोशल, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के ऊपर जो लिखी गई है। विच हैव गिवन, जो दे चुकी हैं, टू ईच नेशन, प्रत्येक राष्ट्र को, इट्स प्रेजेंट कैरेक्टर, उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा, मतलब सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो किसी देश को प्रतिष्ठा दे चुकी हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तब एक बार और देख लेंगे इसे, है ना। देखिए आप पहला क्वेश्चन, मेंटेलिटी ऑफ ए नेशन, एक देश की मानसिकता। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इज अ प्रोडक्ट ऑफ, उत्पाद है, परिणाम है। एक देश की मानसिकता किस चीज का परिणाम है? बताएं। वर्तमान प्रतिष्ठा का परिणाम है मानसिकता, राजनीति का परिणाम है, हिस्ट्री या इतिहास का परिणाम है, या ज्योग्राफी का परिणाम है? मानसिकता जाननी है तो क्या पढ़ना था? ज्योग्राफी की तो कहीं जिक्र ही नहीं हुई, है ना। प्रेजेंट कैरेक्टर का उस संदर्भ में बात नहीं हुई थी। पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने से मानसिकता का पता लगता है, बिल्कुल सरल था, पैसेज पर जाने की जरूरत नहीं है। मेंटेलिटी ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की मानसिकता, इज ए प्रोडक्ट ऑफ, किसका उत्पाद है, किसकी उत्पत्ति है? हिस्ट्री से ही मानसिकता पता लगती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर। अगला देखें, द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन, एक देश की प्रतिष्ठा, इज द रिजल्ट, वो परिणाम है, ऑफ इट्स, किस चीज का परिणाम है? इग्नोरेंस, अज्ञानता का परिणाम है, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का परिणाम है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का परिणाम है, या मेंटेलिटी या मानसिकता का परिणाम है? बताएं। हाँ इमोजी भेजा, गलत हो जाता है तब ऐसा ही लगता है, क्योंकि आता था, इससे लग रहा है कि आता था पर हो गया बस। कैरेक्टर ऑफ अ नेशन, एक देश की प्रतिष्ठा किस चीज का परिणाम है? अज्ञानता की, देखो अज्ञानता से तो प्रतिष्ठा नहीं मिलती है ना, थोड़ी देर से तो। सांस्कृतिक विरासत की लेखक ने कोई बात नहीं की है, हम पैसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा, मानसिकता से प्रतिष्ठा बढ़ेगी या सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन से बढ़ेगी? सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन से। तो पैराग्राफ पे वापस चलते हैं, एक बार देखें। ये रहा सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, इनसे पता लगता है। सोशल एंड पॉलिटिकल को वहां सोशियो पॉलिटिकल लिख दिया है, बात वही है। देखो है ना, दिस वुड बी करेक्टेड, ये सुधर जाएगी इफ वी नो हिस्ट्री, यदि हम हिस्ट्री को जाने तो मानसिकता बदल जाएगी। नॉट नेसेसरी इन डिटेल बट इन ब्रॉड आउटलाइन, आउटलाइन ही पढ़ लो बस। किस चीज की आउटलाइन? सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस की, ठीक।
कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस। अगला, वी नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। द नीड, वी नहीं द है, द नीड आवश्यकता, ऑफ अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा समझ की आवश्यकता है, बिटवीन नेशंस दोनों देशों के बीच ज्यादा समझ की आवश्यकता है। बड़े सेंटेंस, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, आज ज्यादा आवश्यकता है पहले की बजाय। वाज मोर देयर इन द पास्ट, भूतकाल में ज्यादा आवश्यकता थी। इज नो लॉन्गर देयर, अब तो आवश्यकता है ही नहीं। हैज नेवर बीन हेयर, आवश्यकता कभी थी ही नहीं। दो ऑप्शन तो फालतू में रख दिए हैं। एक बार समझें, द नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ज्यादा समझने की आवश्यकता दोनों देशों के बीच। क्या कहना है उसके बारे में? इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, आवश्यकता आज ज्यादा है पहले की बजाय। पैराग्राफ की शुरुआती 2 या 3 लाइन में था ये। वाज मोर देयर, पास्ट में ज्यादा थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी लाइन में क्लियरली बोला था पास्ट में तो थी ही नहीं। देन एवर बिफोर फ्रेज आया था वहां। एक बार चलते हैं वापस। देखो, एज नेवर बिफोर पहले नहीं थी बल्कि अब है। ठीक है, पहले नहीं थी, दूसरा ऑप्शन कटता है इससे। देखो, ग्रेटर ज्यादा समझ की आवश्यकता, वाज मोर देयर इन द पास्ट, पास्ट में ज्यादा थी, ये तो कटी गया। और इन दो का तो कोई मतलब नहीं। इज नो लॉन्गर देयर, आज समझ गया, जरूरत ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ये देखें, हैज नेवर बीन देयर, कभी थी ही नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है, इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, दो देशों के बीच संबंध आज ज्यादा मधुर है बजाय 100-200 साल पहले के। जेन्युइन इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में एक शब्द है जेन्युइन, इसका मतलब क्या है? मैंने बताया भी था, कमेंट करें। ओके, जेन्युइन इन द पैसेज, जेन्युइन का मतलब वास्तविक, रियल। जेन्युइन और रियल का मतलब वास्तविक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, और फेक का मतलब झूठा या नकली। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेन्युइन मीन्स रियल। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, उपयुक्त विकल्प चुनना है। कार मस्ट बी इंश्योर्ड, शुरुआत में ब्लैंक है। ए एंड दी, अब तक जितने भी ये ऑप्शन आए हैं ए एंड दी वाले, मैंने सारे रूल बताए हैं आपको। बताएं कमेंट करके क्या आएगा। ब्लैंक, कार मस्ट बी इंश्योर्ड, हाँ एडमिट कार्ड जारी हो गए भाई। ए, ए बताएं। ए एन दिए हैं और एक डिटर्मिनर रख दिया है ऑल, क्योंकि जो आर्टिकल है ना वो भी टॉपिक डिटर्मिनर के अंतर्गत ही आते हैं। ए ए ए, सभी का सही है, सभी का सही है। एक कार मस्ट बी इंश्योर्ड,
एक कार का इंश्योरेंस होना चाहिए। और जब ये ए लग जाता है किसी नाउन से पहले, पूरी क्लास को बताता है। एक कार का मतलब सभी कारों का इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब देखो ऑल है, ऑल कैसे कटेगा? मान लो यहाँ ऑल रख देंगे तो ऑल के बाद कार्स आएगी, कार नहीं आएगी, क्योंकि ऑल के बाद जब भी नाउन आएगी ना प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। ऑल स्टूडेंट्स होता है, ऑल रूम्स होता है, ऑल बुक्स होता है, तो कार्स होती तो ऑल के बारे में सोचते। एन कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एन तो उच्चारण से ही आते। इसी रूल के अंतर्गत एन आ जाता यदि यहां स्वर होता। दा तो कोई किसी विशेष कार के बारे में बात कर रहे हो तब द कार ऑफ इंडियन पीएम इस तरह होता, लगाते। एक तो वो नियम पस रहा है कि जब दो नाउन ऑब्जेक्ट जुड़ रही हो तो पहली वाली से पहले, दूसरा विशेष संदर्भ, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं, तो ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम, प्रत्येक व्यक्ति ने सेम टीम की आशा की कि यही टीम जीतेगी। क्या आएगा बताओ? टू विन, वॉज विनिंग, वन एंड विल विन। वन होता है, वॉन नहीं है। बताएं कमेंट करके। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम, प्रत्येक व्यक्ति ने सेम टीम की आशा की कि ये जीतेगी, एक ही टीम बनाई। देखें यहां एनालिसिस देखें आप, एवरीवन सब्जेक्ट है, एक्सपेक्टेड वर्ब है, द सेम टीम ऑब्जेक्ट है, सीधा एसवीओ को फिल कर रहा है। मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के बारे में, बीच में कंजंक्शन, एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस उधर। अब कंजंक्शन को छोड़ दो, सेंटेंस में क्या होता है? एसवी एसवी। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। एसेंशियल पार्ट क्या है जरूरी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अच्छा, यदि यहां ये रखते वॉज विनिंग, वॉज विनिंग रख दे तो क्या ये सब्जेक्ट नहीं मांगेगा? इसका एक सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए। विल विन रख दे तो सब्जेक्ट मांगेगा, है ना। वन रख दे तो भी सब्जेक्ट मांगेगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट की पूर्ति इस वर्ब से हो गई। तो टू विन रखेंगे, टू विन। टू विन। अब ये क्यों? क्योंकि बी फर्स्ट से पहले जब टू होती है तो इन्फिनिटिव कहलाती है, और ये वर्ब नहीं होती, वर्ब होती है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। समझ रहे हो? ये वर्ब की फीचर को पूरा नहीं करता है। टू प्लस वी फर्स्ट जब भी आएगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और इसमें वर्ब की फीचर नहीं होती है। शॉर्ट में बता देता हूं, वर्ब अपने आप में बड़ा टॉपिक है, 4-5 दिन का। शॉर्ट में बताता हूं एक बार। देखो, जब किसी वर्ब को देखकर हम ये बता दें कि इस वाले सेंटेंस में ये टेंस है, जो 12 टेंस होते हैं, तो वो तो होगी फाइनाइट, बाकी की सारी नॉन फाइनाइट। पहचान के तौर पे ये है ना। बाकी वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी लिखा हुआ है, आई गो टू टेम्पल डेली, मैं कहूं कि कौन सा टेंस है तो आप वर्ब को देख के तो बताओगे, वर्ब को देख के ही बताओगे। वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे देख के बताओगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही बात है, वो तो वर्ब फ्रेज है, वर्ब को देख के ही तो बताओगे। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब है तो आप कह दोगे पास्ट कंटिन्यूअस है, ये है तो आप कह दोगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, अगर ये है तो पास्ट इंडेफिनिट कह दोगे, अगर ये है तो कौन सा कहोगे। ये किसी भी टेंस का निर्धारण नहीं करती, इसलिए नॉन फाइनाइट है, तो यहां रख दो, इसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ गए होंगे। ये सब्जेक्ट, इसके लिए एक वर्ब, अगर यहां वर्ब आएगी तो उसके पहले एक सब्जेक्ट जरूर आएगा, नहीं आएगा तो कंजंक्शन से जोड़ेगा। कंजंक्शन तक मत जाना, नहीं समझ पाओगे। टू विन करेक्ट है। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम टू विन, प्रत्येक व्यक्ति ने यही आशा की कि यही टीम जीतेगी। ओके ओके, यहीं पर है अगला 162 क्वेश्चन 162 देखें।
कंजंक्शन का क्वेश्चन है, कंजंक्शन का भी हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आना है। इट टुक लॉन्गर, इसने ज्यादा टाइम लिया, ब्लैंक आई एक्सपेक्टेड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया, जितनी मैंने आशा व्यक्त की उससे ज्यादा समय लिया। सेम कंडीशन, सब्जेक्ट वर्ब बाकी छोड़ दो, सब्जेक्ट वर्ब बीच में कंजंक्शन है, कौन सा भरोगे? चारों बता रखे मैंने, तो और बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं, विरोध दर्शाने वाले, बट, यट, स्टिल, नेवरदीलेस और दो। जब पहले और दूसरे सेंटेंस में विरोध हो तब यूज करेंगे इन्हें। इट टुक लॉन्गर, इसने ज्यादा समय लिया, बजाय इसके कि मैंने एक्सपेक्ट किया, सी आएगा। एक तो क्या है कि मैंने टाइम एक्सपेक्ट किया है 1 घंटा मान लो, इसने लिया 1.5 घंटा। तो जब दो चीजों की तुलना हुई ना, तुलना होगी तब देन आएगा, और देन कौन सा? THAN, THAN वाला कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन नहीं होता। इसका मतलब बजाय THAN का, THAN का तब होता है, और ये कंजंक्शन नहीं होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसको पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि दो देन है, मतलब इनमें से ही लगवा रहा है देन, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। इट टुक लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके अनुसार सेंटेंस को बदलें। ओनली ए कवार्ड वुड से सो, सिर्फ एक कायर व्यक्ति, कवार्ड नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, कवार्ड मतलब कायर नहीं, कायर व्यक्ति। ये एरर भी आ सकती है, ध्यान रखना। कवार्ड का मतलब कायर व्यक्ति, कायर नहीं होता। एग्जाम में दे दे और इसके बाद पर्सन शब्द लगा दे, पर्सन, कवार्ड पर्सन, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी नाउन ये भी नाउन, दो नाउन लगातार कभी नहीं आती, दो प्रोनाउन लगातार कभी नहीं आते, नाउन प्रोनाउन लगातार दो कभी नहीं आते। तो कवार्ड के बाद पर्सन मत लगा देना, कवार्ड का मतलब ही कायर व्यक्ति होता है, ठीक है। ओनली कवार्ड पर्सन वुड से सो, ऐसा कहेगा, सिर्फ कायर व्यक्ति ही ऐसा कहेगा। ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है, ध्यान रहे अर्थ चेंज नहीं हो, है ना। नेगेटिव को तो आप वुड के बाद नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया, लेकिन उससे अर्थ उल्टा हो जाएगा, अर्थ बिल्कुल नहीं बदल जाए, ये ध्यान रखना है। ओनली कवार्ड वुड से सो, एक कार्य व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है, इनमें से कौन से का यही अर्थ है? देखो पहला देखें, नॉट इवन अ कवार्ड वुड से सो, एक कायर भी ऐसा नहीं कहेगा। इसका क्या अर्थ है? कायर ही ऐसा कह सकता है, इसका तो जस्ट उल्टा हो गया, नॉट लगा दिया, नेगेटिव तो हो गया, लेकिन अर्थ जस्ट उल्टा हो गया। नॉट इवन अ कवार्ड वुड से सो, एक कायर व्यक्ति भी ऐसा नहीं कहेगा, अर्थ परिवर्तन हो गया, नहीं होगा पहला। अगला देखें, नन बट, नन कोई नहीं, आप नो लगा दो, नॉट लगा दो, नन लगा दो, है ना, नो वन लगा दो, नॉट एनीवन लगा दो, अगर कोई निर्जीव चीज है तो नथिंग लगा दो, कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड यूज करना है इसमें, लेकिन अर्थ नहीं बदल जाए। पहले में नॉट लगी है लेकिन अर्थ बदल गया। सेकंड देखें, नन कोई नहीं, बट सिवाय, एक कावर्ड वुड से सो, कोई नहीं सिवाय एक कायर व्यक्ति के ऐसा कह सकता है, मतलब एक कायर व्यक्ति के सिवाय ऐसा कोई नहीं कह सकता है, जस्ट मैच करता है पहले से। नन बट ए कवार्ड वुड से सो, एक कायर के सिवाय कोई नहीं कह सकता है, और पहले का क्या है? एक कायर ही कह सकता है, इस तरह का भी सही है। तीसरा चौथा भी देखेंगे, ये एनालिसिस ही जरूरी है। ए क्वार्ड वुड ओनली नॉट से सो,
एक कोवाड़ ऐसा नहीं कहेगा, वही उल्टा अर्थ हो गया ना, पहले जैसा हो गया बिल्कुल। और चौथा, नो कोवाड़ वुड से सो, कोई कायर भी ऐसा नहीं कहेगा। तो देखो ऑप्शन 1, 3 और 4 तीनों का एक ही अर्थ है कि कायर नहीं कहेगा, जबकि इसमें तो यही कहा है कि कायर कह सकता है। और दूसरे का क्या अर्थ है, कायर के सिवाय कोई नहीं कह सकता। सेंस एक ही निकल रहा है दोनों का। बी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा टफ है, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, खत्म हो जाता है ना, समझना जरूर इसे, कई कई बार बोला है मैंने। नेक्स्ट, मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली। अभी बताया मैंने, कंजंक्शन तुलना होती है, तुलना में देन, THAN, अर्थ होगा बजाय। देखो अब यहां यूज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, ठीक है। मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है ये। मोर ब्यूटीफुल, देखो पॉजिटिव होगी ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमें यहां पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, पॉजिटिव डिग्री, तो ब्यूटीफुल यूज करना है। लेकिन ध्यान रहे सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन नहीं हो। देखें एक बार, दो लड़की है यहां पे, मोहिनी और मिताली। सेंटेंस के अनुसार कौन सी ब्यूटीफुल है, मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल, मोहिनी ज्यादा सुंदर है बजाय मिताली के। जो ज्यादा सुंदर है मैं उस पर नंबर 1 लिख रहा हूं, इससे जो कम सुंदर है उस पर नंबर 2 लिख रहा हूं। नीचे ऑप्शन पढ़ेंगे ना 4, आसान रहेगा, यही अर्थ होना चाहिए। और मोर ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल यूज करेंगे हम। देखें, मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, मोहिनी उतनी ब्यूटीफुल नहीं है एज मिताली, जितनी की मिताली। पॉजिटिव डिग्री यूज कर दी है, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार कौन सी ब्यूटीफुल है, मोहिनी या मिताली, ये बताएं। मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, मोहिनी नहीं है एज मिताली, मतलब मिताली नंबर 1 पे आ गई, इसमें मिताली को ज्यादा सुंदर बताया है, मोहिनी नंबर 2 पे आ जाएगी। क्या पहले से मैच किया, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट। दूसरा, मोहिनी इज रादर ब्यूटीफुल देन मिताली, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, अच्छी बात है। मोहिनी इज रादर ब्यूटीफुल, मोहिनी ब्यूटीफुल है देन मिताली, मिताली के मतलब मोहिनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ओके। मोहिनी पे नंबर 1, मोहिनी पे नंबर 1, मिताली पे नंबर 2, मिताली पे नंबर 2। क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल। अगला देखें, मिताली रादर का यूज नहीं होगा यहाँ, ये देखें, मिताली इज नॉट, मिताली इज नॉट एज ब्यूटीफुल, मिताली उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी मोहिनी, मतलब मोहिनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मोहिनी पे नंबर 1, मिताली पे नंबर 2। ये मैच कर रहा है बिल्कुल, मोहिनी नंबर 1 पे, मोहिनी नंबर 1 पे। मिताली इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, दोनों बराबर है, दोनों पे नंबर 1 लगा लो या दोनों पे नंबर 2 लगा लो, पहला गलत और दूसरा गलत। तो ऑप्शन नंबर बा और शाह देखें, मोहिनी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मिताली, ये बात नोट कर ले। पॉजिटिव डिग्री के साथ एज का यूज होता है, क्योंकि रादर के साथ तो देन का प्रयोग होता है, देन का यूज ऊपर है ना, रादर के साथ देन का यूज होगा, अकेले रादर का नहीं होगा। THAN ही आएगा इसके साथ, क्योंकि रादर के बाद यहां देन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिख लेना नोट में, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के साथ एज का यूज होता है। नॉट तो आप लगाओ ना लगाओ, एज का होना जरूरी है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वो तो, समझ गए आई थिंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस। टेंस भरना है। पिछले तीनों पेपरों में एक आध ही आया भाई टेंस का, तो जहां तक मुझे ध्यान है। पहला टेंस का देखें, आई ब्लैंक द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच। बिफोर द मैच, मैच से पहले। लॉन्ग बिफोर द मैच, मैच से बहुत पहले। मैच से बहुत पहले मैं स्टेशन पहुंच गया, स्टेडियम पहुंच गया। कमेंट करके बताएं। रीच, वाज रीचिंग, हैड रीच्ड, हैड बीन रीचिंग। सी, हैड रीच्ड। ओके, सी। यस, कुछ लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं। अब देखो क्या आएगा यहां, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हैड रीच्ड आएगा। कॉमन सेंस की बात है। देखो, हैड बीन रीचिंग, आई हैड बीन रीचिंग द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच के बहुत पहले। एक बात और, अगर यहां ऑप्शन में मैं ई ऑप्शन लिख दूं और रीच्ड आ जाए, ये ज्यादा सुटेबल है। रीच्ड, हैड रीच्ड भी सही है। आई वॉज रीचिंग, रीच में कभी आईएनजी नहीं लगती, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, कभी आईएनजी नहीं लगती। आई हैड बीन रीचिंग, अरे वहां फॉर सेंस का यूज है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है ये तो। आई रीच, अगर रीच करें, आई रीच द स्टेशन, स्टेडियम डेली रूटीन को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। डेली रूटीन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, है ना, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, वहां यूज होगा। मैं स्टेशन, मैं स्टेडियम पहुंचा, मैच से बहुत पहले पहुंचा। मोस्ट सुटेबल तो यहाँ रीच्ड होता, लेकिन रीच नहीं तो हैड रीच्ड भी सही है। मैं पहुंच चुका था मैच शुरू होने से पहले। ओके, सी इज करेक्ट, सबने सी दिया है, धन्यवाद। चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। बताओ, काफी बोली तुम्हारी। सी। ओके, देखते हैं। देखो, सी सेड टू मी, आरबी में सेड टू है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, मतलब ये आस्क में बदलेगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो गया, एच बी से स्टार्ट होगा, तो ये तो आस्क में बदलना ही है। सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, सब में सी आस्क्ड मी है, चारों में। यहां तक सही है। ओके, यदि यहाँ इफ या वेदर होता, वो एच बी होती यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो इफ या वेदर लगाते, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है तो सीधा वॉट आ जाएगा। वॉट 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 वॉट, चारों में यही है। ओके, अब देखिए टेंस का परिवर्तन। वर्ब को कैसे बदलेंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट प्रेजेंट के चारों क्रमशः, पास्ट के चारों में तो आर किस में बदल जाएगी? वॉज वर्ब में। यहां एम है, कैंसल करो। यहां वॉज, यहां वॉज, यहां वर्ब। एक बात और ध्यान रखनी है, ये इंटरोगेटिव है, सिंपल में बदलना है। वॉट वॉज आई डूइंग, अगर वॉज पहले ले दिया आई से तो इंटरोगेटिव बन गया, ये तो इंटरोगेटिव बन गया नहीं, सिंपल करना है। वॉट आई वॉज डूइंग, यू के साथ वर तो आएगी ही नहीं, ये तो इस वजह से कट हो गया कि वर आई है, ये आई की वजह से। ये इस वजह से गलत है क्योंकि आई के बाद आएगा वॉज, अगर पहले रख देंगे ना इंटरोगेटिव वर्ड के बाद एच भी रख दी, मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव ही है। सी करेक्ट है, सबने सी दिया है, थैंक यू।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दूसरा है किसी मॉडल में करेक्ट स्पेलिंग कौन से, डिजीज कल बताया था मैंने, वो दिया था ना एग्जांपल हार्ट का, कि हार्ट का जो एडजेक्टिव है वो कार्डियक होता है, कार्डियक डिजीज वहां लिखा था मैंने, बताओ जल्दी कमेंट करके, वैसे भी बहुत टफ नहीं है ये। सी, कभी पल्ले ना पड़ती इंग्लिश, पल्ले पड़ेगी, मन लगाओ, जो चल रहा है उसी में संतुष्ट रहो, जरूरत से ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते एग्जाम टाइम पे, प्रेशर में मत आओ, नहीं तो नहीं पल्ले पड़ेगी दोस्तों। सी, ये भी तो दे रहे हैं। डिजीज है, एक बार पढ़ लिया, लिख के देख लो, DISEASE, डिजीज, बीमारी, DISEASE, सी करेक्ट है। फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, वन वर्ड बताना है। एक और आ गया था ना इस मॉडल में, एक और आ गया था पहले, दूसरा ये, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जिसको लंबा अनुभव है किसी भी पेशे का, किसी भी पेशे का, जिस व्यक्ति को लंबा अनुभव है उसे क्या कहते हैं, वेटरन, विजार्ड, जीनियस या एक्सपर्ट, बताओ। वेटरन कहते हैं अनुभवी, विजार्ड कहते हैं जादूगर, मैजिशियन, जीनियस प्रतिभाशाली, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो किसी पेशे का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसे एक्सपीरियंस्ड कहेंगे सीधा सीधा, वेटरन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट, सिनोनिम समानार्थी बताना है भाई। इरेडिकेट का हिंदी अर्थ मैं बता देता हूं, उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, अलग कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, बताइए कौन सा है, इमर्ज, अपलिफ्ट, रिमूव और इंक्रीज। बताएं, इरेडिकेट का, इरेडिकेट उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, इमर्ज, इमर्ज का मतलब उभरना। आईपीएल देखते, इमर्जिंग प्लेयर का खिताब मिलता है हर साल, गिल को मिला हो या किसी और खिलाड़ी को मिला हो, विदेश किसी को भी मिला हो, कंडीशन होती है कि इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ सितारा, तो इमर्ज का मतलब उभरना। अपलिफ्ट, उत्थान, ऊपर उठना, ये नाउन है, हालांकि ये वर्ब है इरेडिकेट। गोल्डन रूल याद रखें, वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम पूछे, वर्ब ही होगी, नाउन की नाउन होगी, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव और एडवर्ब का एडवर्ब। यदि ये नहीं पता हो किसी को तो हिंदी की जो परिभाषा है एग्जैक्ट मैच करती है, नाउन की परिभाषा संज्ञा से मैच करती है, एडजेक्टिव की परिभाषा विशेषण से मैच करती है, एडवर्ब की परिभाषा क्रिया विशेषण से मैच करती है। इरेडिकेट उन्मूलन करना, देखिए इमर्ज उभरना, अपलिफ्ट उत्थान, हालांकि ये नाउन है, नाउन है उत्थान। रिमूव, अलग करना, रिमूव। इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना, DECREAC, ये इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज का कौन सा होगा, इरेडिकेट का रिमूव, अलग करना। ओके, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखें,
गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंपैशन। एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द बताना है कंपैशन का। सहानुभूति, कंपैशन का मतलब ये बता दिया मैंने, अब बताओ आप कमेंट करके जल्दी। कंपैशन का मतलब सहानुभूति, हमदर्दी रखना किसी के प्रति। जल्दी बताएं, सहानुभूति का एंटोनिम। सी, सी, ओके। देखें, एंजाइटी का मतलब चिंता, हेट्रेड का मतलब घृणा, कनेक्शन संबंध, और कंडक्टिव। कंडक्टिव देखो, कंडक्टिव बना है कंडक्ट से, CONDUCT, कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है एक तो आचरण करना, दूसरा कंडक्ट का मतलब होता है चालक। 10th तक सभी ने साइंस पढ़ी है, तो कंडक्टिव चालकीय या आचरण वाला। कौन सा हो कंपैशन का? कंपैशन सहानुभूति, हमदर्दी रखना, और हेट्रेड घृणा। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल दिया है लोगों ने भी। ओके, आज का ये मॉडल पेपर था। ध्यान रखना है कल से 3 से 5 क्लास होगी, 3 से 5 क्लास कल से, रोजाना 2 घंटे आपके एग्जाम तक। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पुनर्बलन मिले।